Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss lesson number 3 marketing environment। और इससे प्रीवियसली हम लोगों ने 3 लेक्चर्स में 2 चैप्टर कवर किए हैं जिसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 इज़ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं कि इसका मकसद क्या है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं। स्वॉट एनालिसिस को भी हम पढ़ेंगे, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। कितने टाइप्स की मार्केटिंग एनवायरनमेंट होती है जिसमें हम माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपके टॉपिक को। सबसे पहले मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता क्या है। वो सारे फैक्टर्स जो कि मार्केट को अफेक्ट करते हैं, मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं, वो सब मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अंदर कंसिडर करते हैं। अगर आप कॉटलर की ये डेफिनेशन को पढ़ोगे, द कंपनी मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ, जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है उसकी जो कंपनी है उसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, मेड अप ऑफ सेक्टर्स एंड फोर्सेस आउटसाइड द फर्म। फर्म के बाहर के भी फैक्टर्स आते हैं, फर्म के अंदर की भी फोर्सेस आती हैं। द फर्म्स मार्केटिंग फंक्शंस विच infringe upon the ability of marketing management to develop, ताकि हम क्या कर सके, डेवलप कर सके एंड मेंटेन अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप इन फर्म्स टारगेट ऑडियंस। मतलब फर्म की जो भी ऑडियंस है उनको हम गैदर कर पाए, उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करें। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट याद रखना आप, मार्केटिंग इन्वायरमेंट का मतलब ऑल दोज फैक्टर विच एनी हाउ अफेक्ट मार्केटिंग इज नोन एज मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब ये दो टाइप की कैटेगरी में बटे हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनके फीचर्स को। मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहला होता है डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स ऑलवेज चेंजिंग, जो कि कभी भी चेंज होता रहता है, क्योंकि मार्केटिंग इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है। कभी भी टेक्नोलॉजी में चेंज आ सकता है, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ सकता है, कस्टमर की डिमांड में चेंज आ सकता है एंड ऑल। नेक्स्ट इज रिलेटिव। रिलेटिव का क्या मतलब है, यहाँ पे ध्यान देना। ईच फर्म, हर फर्म की अपनी मार्केटिंग इन्वायरमेंट होती है, दैट इज डिस्टिंक्टिव, जो कि अलग है, औरों से अलग है। इट एक्सप्लोर, ये बताती है द कॉजेज ऑफ वेरिएशन, डिमांड में इतने चेंजेस क्यों हो रहे हैं। Due to differences in marketing climate, a certain product from your business might sell more quickly. कभी कभी किसी एक सर्टेन प्रोडक्ट की वजह से आपका जो बिजनेस है वो एकदम पीक पॉइंट पे चला जाता है इन द यूएस दैन इन इंडिया। साड़ी फॉर इंस्टेंट, साड़ी की डिमांड कहाँ पे है, ट्रेडिशनल क्लोथिंग इंडिया के अंदर, जबकि वेस्टर्न नेशन के अंदर इतनी डिमांड नहीं है, मिड है इवन। ठीक है, नेक्स्ट इज अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब कि आपको फिक्स्ड पता नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल है, जिसका हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि हमेशा हर रेगुलर बेसिस पे आपका चेंज होता रहता है। तो अनसर्टेन है, इट सजेस्ट दैट, ये बताता है कि जो नेचर है मार्केट की फोर्सेस का वो अनप्रिडिक्टेबल है और इनकी स्ट्रेटजीज बनाने के लिए हमें प्लान को लगातार बदलना पड़ता है। हर एक मार्केट को अपने आप में समझना पड़ता है, उसके चेंजेस को भी देखना पड़ता है। द स्टाइल में ओनली लास्ट अ फ्यू डेज और इट में लास्ट फॉर ईयर्स। कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है कि ये आसान नहीं है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट को समझना, उनके फैक्टर्स को समझना आसान नहीं है। इनका जो इम्पैक्ट है वो ना केवल प्रेजेंट पे पड़ता है, पास्ट और फ्यूचर, पास्ट पे तो पड़ गया जो पड़ गया, फ्यूचर पे भी पड़ता है और ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। नाउ जो स्वॉट एनालिसिस है वो 4 चीज़ों के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर वर्क करता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो आपको कमेंट करना है कि जो स्वॉट एनालिसिस है ये कब दिया गया और किसने दिया गया। ठीक है, ये आप लोगों का आज का क्वेश्चन है।
नाउ स्ट्रेंथ की बात करूँ तो मतलब मैं अपनी कंपनी की ये चेक करूँगी कि कौन-कौन सी यूनिक रिसोर्सेज मेरे अंदर है, मेरे पास है जो कि मेरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। ठीक है? और वो कौन-कौन सी स्ट्रेंथ है जिसको मैं और बूस्ट अप कर सकती हूँ। ठीक है? नेक्स्ट इज़ वीकनेस। वीकनेस का मतलब हर एक पॉइंट पे, हर एक इंसान में, हर एक ऑर्गेनाइज़ेशन में कुछ ना कुछ लूप होल्स या वीक पॉइंट होते हैं। तो उनको इम्प्रूव करने की बात करी गई है। रिसोर्सेज, थोड़ी रिसोर्सेज होते हो उसका बेस्ट ऑप्टिकल जो बेस्ट ऑप्टिमम आउटकम है वो कैसे निकाला जा सकता है। व्हाट आर अदर्स लाइकली टू सी एज अ वीकनेस। दूसरे लोग आपकी कमजोरी को कैसे देखते हैं। नॉट इवन दिस, आपको अपनी वीकनेस को हाइड करके रखना है, कोशिश करनी है उसको टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट की। क्योंकि अगर इन केस अगर आपके जो कॉम्पिटिटर है उनको ये पता चलेगा कि आपकी वीकनेस ये है, तो वो क्या करेंगे, आपकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेंगे। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आगे मुझे देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज का रोल प्ले करना है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, यू हैव टू ग्रैब इट। आपको उसको छीन लेना है औरों से, मतलब कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है और उसको अपने एडवांटेज के रूप में, स्ट्रेंथ के रूप में लेकर के आना है। नाउ थ्रेट इज योर वीकनेस, थ्रेट इज योर हार्म। अब जो चीज़ों से आपको नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर, दैट इज योर थ्रेट। तो आपको थ्रेट के बारे में भी सोच के चलना है, क्योंकि अगर आप थ्रेट के बारे में नहीं सोचोगे तो आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर से लैग हो जाओगे और वो ही आपकी वीकनेस का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ तक आप लोगों को बता देना कोई भी प्रॉब्लम हो। अब इसमें क्या बोल रखा है कि क्यों ज़रूरी है स्वॉट एनालिसिस करना। एक तो कॉम्पिटिटर से एडवांटेज मिलेगा, जो पॉइंट्स हम अनकवर है वो पॉइंट्स को कवर करने का मौका मिलेगा। एंड एक्शन टेकन बाय योर कॉम्पिटिटर्स, वो जो एक्शंस जो मेरे कॉम्पिटिटर्स ले रहे हैं उनको मैं अच्छे तरीके से मार्केटिंग के इनिशिएटिव्स की तरह ट्रीट कर पाऊंगी। ना मार्केटिंग इन्वायरमेंट की दो कैटेगरी है, दैट इज माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब होता है जब हम एक इंडिविजुअल लेवल की बेसिस पे बात करते हैं, हम कंज्यूमर की नीड्स, डीलर, ठीक है, जब हम इंडिविजुअल की कंज्यूमर की नीड्स, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, राइवल, बिजनेस, कस्टमर, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लायर्स, रिटेलर, इनकी बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट्स बोले गए हैं वो किसकी बात करी गई है, माइक्रो इन्वायरमेंट की बात करी गई है। ठीक है? नेक्स्ट इज मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट में हम अपनी जो कंट्री है उसको एज अ होल लेकर के चलते हैं। और क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ इन्वायरमेंटल वेरिएबल, जैसे कि मैक्रो इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में कैसे हेल्पफुल रहते हैं। द मैक्रो इन्वायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जो मैक्रो इन्वायरमेंट है वो लगातार बदलते रहते हैं। ठीक है? तो वहाँ पे आप एनी हाउ कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल तो दोनों ही फैक्टर्स को नहीं कर सकते, नॉट द माइक्रो, नो not the macro, but at anyhow at some extent you can control micro environmental factors but not at all macro environmental factors को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इंटरनल इन्वायरमेंट की बात होती है। तो जो ये वाला पार्ट है, वेट अ सेकेंड, तो जो ये वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला, ये आपका किसका है, माइक्रो का है। और जो ये वाला पार्ट है, दैट इज योर मैक्रो। यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो के लेवल की बात करी गई है ना। माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में क्या बोल रखा है, द इन्वायरमेंट दैट इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है तो वो माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं।
नाउ सप्लायर, सप्लायर अगर कभी भी आपको इन केस रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेगा, टाइमली आपको क्वालिटी क्वांटिटी के प्रोडक्ट नहीं देगा, तो क्या आप आगे सरवाइव कर पाओगे, क्या आप आगे मार्केट में ले पाओगे? तो नहीं, आपका आंसर होगा नहीं। तो स्मूथ एंड कांस्टेंट डिलीवरी के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको सप्लायर्स को मेंटेन करके चलना पड़े। नेक्स्ट इज इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी इज द लिंक, आप बोल सकते हो लिंक का काम करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली नॉट ऑल मैन्युफैक्चरर आर एबल टू सेल दियर प्रोडक्ट, सारे मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट तो बेच पाते नहीं है, उन्हें अपने एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी वजह से ये जो एजेंट हैं दैट इज कॉल्ड इंटरमीडियरी, जो कि मिडलमैन का रोल प्ले करते हैं। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन वाली क्लास देखी होगी, उसके अंदर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था कि ज़ीरो चैनल होता है, वन चैनल होता है, टू चैनल होता है। तो यहाँ पे जो मिडल मैन का रोल होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। Now, these people typically favor trusted brand. It would be very challenging for newcomer, एक नए कमर के लिए लोकेट कर पाना डीलर्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट आता है। नाउ कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स एक तरीके से चैलेंज का रोल प्ले करते हैं। अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपटीशन, अ हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करके रखेंगे, तो कहीं न कहीं कंज़्यूमर को, कस्टमर को उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि कहीं न कहीं हम कॉम्पिटिशन रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी, तो ये कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। Now the next one is customer. Customer, numerous different types of customer मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बिजनेस के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर को अफेक्ट करते हैं। बिजनेस इज द गवर्नमेंट और फॉरेन कंज्यूमर, एनी और ऑल दीज इंडिविजुअल कुड बी द टारगेट मार्केट फॉर अ सेलर। सेलर हो सकते हैं, टारगेट मार्केट हो सकते हैं। तो कस्टमर की रेप्यूटेशन, कस्टमर की जो गुडविल है, कस्टमर की गुडविल, कंपनी की जो गुडविल है या कंपनी की जो रेपुटेशन है वो कंज्यूमर से होती है, कस्टमर से होती है। एक पॉजिटिव आउटलुक देता है जब एक कस्टमर, अब वो कस्टमर या कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहेंगे, तभी एक गुड रिलेशन मेंटेन होके चलेगा। कंपनीज इंटरनल एनवायरनमेंट, तो मार्केटिंग चॉइस मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा उनकी फाइनेंशियल, प्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्स की एबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है तो इंटरनल इन्वायरमेंट एनी हाउ अफेक्ट करता है, किस टाइप की प्लांट है, मशीनरी है, कितना नया प्रोडक्ट बनाना है, क्या रिस्पॉन्स है, कितना रिसर्च डेवलपमेंट की टीम ने यूज़ किया है, उनके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट इज मैक्रो एनवायरनमेंट। अब अगर आप देखो तो स्वॉट में एस किस लिए स्टैंड कर रहा है, माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये सब आप इजीली आंसर कर पाओगे। अब ना मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करूँ तो हम पेस्टल को रीड करते हैं। पेस्टल इज अ सिंपल वर्ड जिसमें हम पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक फैक्टर, एस फॉर सोशियो एंड डेमोग्राफिक, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एल फॉर लीगल एंड ई फॉर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। अब मैक्रो इन्वायरमेंट वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते, और ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि ये लगातार बदलते हुए रहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक एक करके बात करूं तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, जैसे कि नए रूल्स बनना, नए लॉज बनना, नई पॉलिसीज बनना। अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जब नई तरीके की पॉलिसी या रूल्स बनाएगी, लॉ बनाएगी, टैक्स बढ़ा देगी या सब्सिडी बढ़ा देगी, तो उस हिसाब से मेरी क्या होगा, मेरा इन्वायरमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा। तो सिर्फ एक रीजन नहीं होता, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन, देयर आर न्यूमेरिकल, देयर आर न्यूमरस कमर्शियल सेक्टर्स जो कि इन एनी हाउ इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को। ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। तो अगर आप 1991 की पॉलिसी की बात करो, अगर आप
और यहाँ पे 1991 के अंदर वर्ल्ड के इकोनॉमी के ओपन होने की बात की थी, तो एलपीजी आई थी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, ये भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लॉज को, ट्रेड रिफॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए आई थी। नाउ फैक्टर्स अंडर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, फ्रीडम, टैक्स की पॉलिसी, इन्वायरमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, की चार चीजें आई थी। नाउ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करूं तो इसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है कि किस तरीके से आपका स्टेट इकोनॉमी को मेज़र किया जा रहा है, आपके इकोनॉमी की डिमांड को या इकोनॉमी के प्रोडक्ट को मेज़र किया जा रहा है या इनकम को मेज़र किया जा रहा है। जैसे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, फेवरेबल और अनफेवरेबल पोजीशन ऑफ ट्रेड बैलेंस, इनके बारे में जब बात होती है तो वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में बात होती है। आप ये भी देखोगे ना, अगर कंज्यूमर की डिमांड, तो वो भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट बनती है। अ पुअर मानसून विल सिमिलरली हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डिमांड फॉर फर्टिलाइजर एंड फार्म इक्विपमेंट। Next is rate currency, rate inflation and pay rates are also consider, इसको हमने इकोनॉमिक इश्यूज में कंसिडर किया है। कौन कौन से फैक्टर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं? इन्फ्लेशन, हाँ, कहीं ना कहीं जब आपकी महंगाई बढ़ती है तो कंज्यूमर के पास जो इनकम लेवल होती है वो कम बचती है, क्योंकि वो डिमांड कम करते हैं, फिर भी अगर वो नेसेसरी आइटम्स को कंज्यूम करेंगे फिर भी काफ़ी हद तक उनकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है और क्योंकि आप हम नहीं कर पा रहे टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से डील, तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी भी आपका इसका पार्ट होता है, क्योंकि मनी की वैल्यू की बात करो, सीआरआर, एसएलआर, इन सब की बात करो, या फाइनेंशियल पॉलिसी की बात करो, इंटरेस्ट रेट वगैरह के घटने बढ़ने की बात करो, दोनों ही कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। इंटरेस्ट रेट, जब हम लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ठीक है। लोन लोगे तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा, अगर तो बता रही हूँ, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो लोन लोग कम लेंगे तो वहां पे वो जो डिमांड कर रही हैं, डिमांड किसी की, कोई भी डिमांड प्रोडक्ट या सर्विस की, वो डिमांड कम हो जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे एनी हाउ बहुत ज़्यादा पड़ेगा। नाउ कस्टमर की इनकम के ऊपर भी फर्क पड़ता है। कस्टमर की परचेजिंग हैबिट्स भी कहीं ना कहीं उनकी इनकम पे चेंज को रिफ्लेक्ट बैक करती है। नेक्स्ट सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, इसमें सोसाइटी प्लस कल्चर दोनों की बात होती है। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर, जिसमें सोसाइटल नॉर्म्स की, सोसाइटल एटीट्यूड की, हम किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं, परसेप्शन की, उनके एक्शंस की, इन सब चीज़ों की बात होती है। कैसे सोसाइटी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेती है, कैसे उसको अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ करती है, और कैसे कल्चरल इन्वायरमेंट को वहाँ पे चैलेंजेस का रोल प्ले करना पड़ता है। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, जब आप इन चेंजेस, जो आपकी जनरेशन है या पॉपुलेशन है, उनकी एज, रेस, जेंडर, ठीक है, ऑक्यूपेशन, इनकम, इन सब चीज़ों की बात करते हो तो वो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो अगर अगर मैं इनके फैक्टर्स की बात करूँ या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, तो पॉपुलेशन साइज इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉपुलेशन साइज का मतलब कि अगर मैं पॉपुलेशन साइज की बात करूँ तो उसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, एवरेज फैमिली, कितना पॉपुलेशन बढ़ रही है, कौन सी पॉपुलेशन कम है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कितना एरिया हमने कवर करके रखा हुआ है, ठीक है, बिजनेस के लिए या मार्केटिंग एनवायरनमेंट के लिए, उनके बारे में, उन इश्यूज को डील किया जाता है। कंपनी की लोकेशन, कंपनी की अट्रैक्टिवनेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। नाउ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो अंडरस्टैंडिंग द परचेजिंग पावर ऑफ अ टारगेट
मार्केट इज क्रूशियल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन वो भी डेमोग्राफिक पार्ट के अंदर बताया गया है। नाउ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट मैक्रो में क्यों डाला गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अपडेशन पे या करंट स्टेटस पे फोकस करना ज़रूरी होता है, तभी हम अप टू डेट रहते हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। अगर हर चीज़ चेंजिंग हो रही है, चेंजिंग एवरीथिंग फ्रॉम द वे वी इंटरेक्ट टू द वे वी परचेज एंड ट्रेवल। सब चीज़ बदल रही है, कितना हम इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हम ट्रैवल करते हैं, सब चीज़ें चेंज हो रही है, तो उनके बारे में डिस्कशन होती है। ना फैक्टर्स कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में कंसिडर करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, रिस्क ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब R&D बहुत सारी चीज़ों में डिपार्टमेंट में लगी है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर बहुत सारे बिजनेस में सर्वेस करती है, रिसर्च करती है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट के अंदर एक इम्प्रूवमेंट क्वालिटी ला सके। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी डे टू डे डेली बेसिस पे बदल रही है। रीज़न इज़ कि हम टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे इतनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं और इतनी जल्दी नई नई अपग्रेडेशन आती है, तो ये भी एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में कंसिडर होता है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ब्रिंग क्रिएट विद देम। ये जो कंपनी है जिनके पास रिस्क है, इफ इट इज डज नॉट कीप अप विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ नहीं आएगी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। कंपनी को कंपटीशन के साथ चलना पड़ेगा। अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेगी, तो वहाँ पे अपग्रेडेशन नहीं आएगी। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर वो सारे, हमें नेचुरल रिसोर्स को बचा के रखना चाहिए, पॉल्यूशन कम फैलाना चाहिए, पास्ट के साथ जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसके साथ साथ फ्यूचर के बारे में बात करनी है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की बात करनी है, और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का यूज़ करना है, सो दैट कि हम लोग नेचर के साथ कोई भी तरीके का खिलवाड़ ना करें। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज ये ज़रूरी है, इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल, ताकि वैरायटी ऑफ गुड्स, नेचुरल रिसोर्सेज ज़रूरी है, यूज्ड बाय एवरी बिजनेस टू प्रोड्यूस इट्स गुड। ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रही है, अवेयर हो रही है अपने रिसोर्स के इशू से। एज अ रिजल्ट बहुत सारे जो बिजनेस हैं वो क्या करने शुरू कर दिए हैं, डी मार्केटिंग दियर गुड्स, अपने प्रोडक्ट्स को, डिमांड्स को डी मार्केट करना शुरू कर दिया है। जैसे सेव ऑयल, अगर आप ऑयल को बचाओगे तो इंडिया बचेगा। वेदर और क्लाइमेट, कहीं ना कहीं अगर हम AC कूलर ये सब वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम अपने इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, हीटिंग और लेकर के आ रहे हैं। तो हमें वो भी ध्यान रखना है, और हमें इन्वायरमेंट में प्लांट्स वगैरह भी टाइम टू टाइम उगाते रहने हैं। पॉल्यूशन मिनिमाइज करना है, पॉल्यूशन वाले प्रोडक्ट, जैसे जो व्हीकल्स पॉल्यूशन वाले होते हैं उनको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए, सारे लॉज को इथिकली फॉलो करना चाहिए। ना पेस्टल को अब हमने आगे अगर मैं बात करूँ तो एक और बढ़ गया है, दैट इज इथिक्स। इथिक्स का मतलब होता है, ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये फॉलो करोगे, बट इट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये फॉलो करना चाहिए, सोसाइटी के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इथिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं बच्चों, बात करूँ तो रिमूविंग हैजार्ड एलिमेंट फ्रॉम वर्क प्लेस, जगहों से। एक तो जो हम एम्प्लॉय हैं उनको एक्सप्लॉइट ही नहीं करना, आप पहले कम कंडीशन ये है, और दूसरा उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव और सेफ लेकर के चलना है। अगर वो कोई से रिस्की काम कर रहे हैं, तो उन कामों से, उन रिस्क से उनको जो सेफ्टी मेजर टूल्स है वो ले करके चलने हैं। यूजिंग इथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस, being honest about items and service being offered by the firm, respecting the morals and values of co-worker। आपको अपने साथ के कोवर्कर्स के साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट करना है। अगर ट्रेडिंग अगर कुछ कर रहे हो, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपकी आपको बतानी चाहिए, तो आप बिल्कुल डिस्क्लोज करोगे। नेक्स्ट इज फर्म को 3R का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करें,
और दोबारा दोबारा उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, जैसे कि जो कंटेनर्स होते हैं अगर हम उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इस्तेमाल करें और उस प्रोडक्ट्स को जो भी हैं वो ऐसे डिकम्पोज कर दें अगर इन केस हो सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रिसाइकल। इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसकी बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस की बात करूं तो इसमें है, सबसे पहले हमें अपॉर्चुनिटी को, जो भी हमने 4S पढ़े हैं ना, 4S नहीं, स्वॉट पढ़ा है, उसको हमें क्या करना है, बढ़ाने की ज़रूरत है मार्केटिंग एनवायरनमेंट में। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान पाएँ, अपने खतरों को पहचान पाएँ। अपॉर्चुनिटीज़ में फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनना है, अपनी एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करनी है, सेल्स प्रमोशन वगैरह ज़्यादा करने हैं, डिफरेंट टाइप के ऑफर्स देने हैं ताकि कस्टमर हमसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, थ्रेट का मतलब हमें ऐसा नहीं करना कि हमें बहुत ही कम प्राइजेस कर देने हैं या एग्रेसिव मार्केटिंग टेक्टिक्स यूज़ करनी है, ये भी नहीं करना। नाउ मैनेजिंग चेंजेस अकरिंग इन द एनवायरनमेंट, अगर कुछ भी बदलाव आ रहे हैं मार्केट में तो उसको जल्दी से जल्दी एडेप्ट करने की कोशिश करनी है, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा और फिर हमें कॉम्पिटिटर से हम लैग हो जाएंगे। नए नए कॉम्पिटिटर्स आते हैं, वो नीच वेरी नीच पे काम करते हैं। नीच इज़ अ स्मॉल टाइप ऑफ डिपार्टमेंट जिसमें हम बिल्कुल क्लोज वाले प्रोडक्ट को, नीच का मतलब होता है जैसे कि आप बोलो कि मान लो मुझे ड्रेसेस का कलेक्शन करना है, तो ड्रेसेस में भी वो भी लेडीज़ की ड्रेसेस, अब लेडीज़ की भी कौन सी, जो ब्राइडल ड्रेसेस होती है, तो मतलब डिपार्टमेंट का भी सब डिवीजन करनी है, ठीक है। तो द मार्केट कैन लर्न, तब हम कंपटीशन वगैरह के बारे में ज़्यादा सीख पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर, कस्टमर को समझने की ज़रूरत है, उनकी नीड्स, उनकी वांट्स को समझना पड़ेगा एंड देन उस उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। हेल्प्स इन टैपिंग ट्रेंड्स, ट्रेंड्स को बढ़ावा देना पड़ेगा आपको, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। मार्केटर हैज़ टू कीप एन आई, उनको एक नज़र रखनी पड़ेगी कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसको भी आपको आपको अपने काम पे, अपनी क्वालिटी पे, अपनी प्राइस पे तो ध्यान देना ही देना है। इसके अलावा आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजीज एज वेल एज उनकी प्राइसिंग पे भी इक्वली ध्यान देना है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इसमें हम लोगों ने पूरा अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4 को कंसिडर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं फीडबैक मिलेगा और अनदर अनदर लेक्चर्स भी आपको अच्छे से प्रोवाइड हो पाएंगे। ओके बच्चों, अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।